स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल इजी फिजिक्स बाय इला क्रांति मैम के साथ। मैं हूं आपकी मैम इला क्रांति और आप सभी बच्चों के लिए मैं लेकर के आ रही हूं सारे चैप्टर्स के माइंड मैप लास्ट मिनट रिवीजन के लिए। आप सभी बच्चों के लिए सारे चैप्टर्स को समराइज करके एक पेज में हम यहाँ पर माइंड मैप ड्रॉ कर रहे हैं। आई होप आप लोगों को बहुत ज्यादा ये यूजफुल हो रहा होगा। एक बार नीचे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएंगे कि आपके लिए कितना यूजफुल है जो वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आ रही हूँ। और जिन बच्चों ने अभी तक के बाकी चैप्टर्स के माइंड मैप नहीं देखे हैं, यहाँ पर आई बटन में क्लिक करेंगे और जरूर सारे चैप्टर्स के माइंड मैप आप देखेंगे, अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे। एक कॉपी में एक बार ड्रॉ करके आप उसको दीवार में जरूर चिपकाएं और एक पतली कॉपी बनाएं जिसमें आपके पास सभी विषयों के हर चैप्टर के माइंड मैप होने चाहिए और वो एक हैंड बुक जैसा होना चाहिए कि जहां पर भी आप जा रहे हो उसको साथ में लेकर चलो। तो बिल्कुल इस रूल को जो है अपना लो और गांठ बांध लो मेरी बात को, और बार बार आप चीजों को रिवाइज करोगे तभी आपको चीजें भी याद रहेगी। नहीं तो एग्जाम के आखिरी टाइम में लास्ट मिनट रिवीजन के लिए आप लोगों के पास बिल्कुल भी टाइम नहीं बचेगा। तो ये चीज जरूर फॉलो करें। हम यहाँ पर आज इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का माइंड मैप करने वाले हैं और क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर का अच्छा खासा वेटेज होता है, हर तरह के एग्जाम में जो है इस चैप्टर से काफी सारे क्वेश्चन आते हैं। बिल्कुल सारे ही लेक्चर्स आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और हम यहाँ पर ड्रॉ करने जा रहे हैं माइंड मैप इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक इसमें जो है आप लोगों को मैं मतलब कहना चाहिए कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का जितना भी पार्ट है वो सब कुछ कवर कराऊंगी। और क्योंकि आपका जो वोल्टेज पोटेंशियल यानी कि विभव और जो विद्युत क्षेत्र है वो लगभग सिमिलर है, इसलिए हम विभव को भी इस चैप्टर में ही कर लेंगे। और जो दूसरा माइंड मैप है इसके अलावा कैपेसिटेंस अलग से मैं आप लोगों को बताऊंगी। हालांकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस करके आपके एनसीईआरटी की बुक में जो है वो चैप्टर होता है, पर बेसिकली उसका जो कैपेसिटेंस का पार्ट है वो अपने आप में काफी बड़ा है, तो हम उस पार्ट को अलग से और यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी जो है यहाँ पर कवर करते हुए हम आगे चल रहे हैं, विद्युत विभव को भी कवर करते हुए आगे चल रहे हैं। और सबसे पहले जब हम इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी की जब हम बात करते हैं तो विद्युत आवेश से हमारी कहानी शुरू होती है। तो यहाँ पर जब हम विद्युत आवेश की बात कर रहे हैं, विद्युत आवेश, तो विद्युत आवेश में जो हमारा आवेश होता है Q से जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं, डेफिनेटली इसका जो मात्रक है वो कूलाम में होता है। और चार्जेस हमारे दो टाइप के होते हैं, एक जो है पॉजिटिव, एक जो है नेगेटिव, धनात्मक आवेश और ऋणात्मक आवेश। और जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हम जब यहाँ पर इन आवेश के लिए जो प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं उसमें हमारे पास तीन जो है मेजर प्रॉपर्टीज होती है। एक जो है आवेशों की योज्यता मतलब एडिटिविटी ऑफ चार्जेस, एक है कंजर्वेशन ऑफ चार्जेस मतलब कि आवेश संरक्षण नियम, आवेश ना तो उत्पन्न करी जाती है, आवेश ना तो नष्ट करी जाती है, एक रूप से दूसरे रूप में बदली जाती है। और इसके अलावा है आवेशों का क्वांटीकरण, ठीक है, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के लिए Q इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है प्लस माइनस NE का। क्या होता है? प्लस माइनस NE का फॉर्मूला होता है। डेफिनेटली इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाते हैं। और यहाँ पर E इज इक्वल टू होता है 1.6 × 10⁻⁹। तो ये सब बेसिक्स तो आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। और जो यहाँ पर n है वो आपका क्या होता है? पूर्णांक संख्या मतलब कंप्लीट नंबर आप लोगों का होना चाहिए, पूर्ण गुणज के फॉर्म में यहाँ पर जो है n जो क्वांटाइजेशन जो है आपका ये आपका होता है। और थ्योरीज की यहाँ पर इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, चाहो तो आप यहाँ पर लिख सकते हो आवेश संरक्षण और आवेशों की योज्यता के बारे में। बाकी इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोगों ने पढ़ा था कूलम्स लॉ के बारे में पढ़ा था। किसके बारे में पढ़ा था? तो हम लोगों ने इसके बाद जो है कूलम्स लॉ, कूलॉम का नियम, यहाँ पर हम लोगों को जो है जो हम लोगों ने विद्युत आवेश इलेक्ट्रिक चार्जेस जो हम लोगों ने पढ़े, इनके बीच का जो फोर्स है उसको हम लोगों ने यहाँ पर डिफाइन किया था। तो बेसिकली फोर्स के लिए जो इक्वेशन मिला था 1/4πε0 और ये Q1/Q2 R²। और यहाँ पर अगर मान लो कि परावैद्युतांक मौजूद हो तो ε0 के पास यहाँ पर K, कैपिटल K या फिर εr हम लिखते हैं रिलेटिव परमिटिविटी जिसको हम बोलते हैं, राइट, आपेक्षिक विद्युतशीलता जिसे कहते हैं हिंदी में। और ये 1/4πε0 की जो वैल्यू है ये स्मॉल k के नाम से रिप्रेजेंट करी जाती है। और ये जो स्मॉल k के नाम से ये 1/4πε0 की वैल्यू है, इसका जो मान होता है 9 × 10⁻⁹ ये वैल्यू होती है। और इसका जो यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, राइट, ये क्या हो गया? इसका यूनिट हो गया। इसके बाद नेक्स्ट जो हम पढ़ते हैं फोर्स के बाद हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक फील्ड पहले हम पॉइंट चार्ज के बारे में पढ़ते हैं, फिर मल्टीपल चार्जेस के लिए पढ़ते हैं, बिल्कुल फोर्सेस भी हम मल्टीपल चार्जेस के लिए पढ़ते हैं, जिसको अध्यारोपण का सिद्धांत या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहा जाता है, राइट। तो यहाँ पर हम पहले जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में लिख लेते हैं। ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र आप लिख लीजिए E इज इक्वल टू क्या होता है? KQ/R²। और अगर मान लो कि ये वेक्टर फॉर्म में हम लोगों को लिखना हुआ तो इस तरीके से हम यूनिट वेक्टर यूज करते हैं। इसी तरीके से कूलॉम लॉ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है हमारा, है ना, उसको भी हम जो है वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जो है ये क्या हो जाएगा फिर KQ और ये जो हो जाएगा वेक्टर R/3, क्योंकि जो यूनिट वेक्टर है वो आपका वेक्टर R/mod r, जिसको हम लोगों ने सॉल्व करके यहाँ पर लिखा है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारा, इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है कि F/Q, यहाँ पर जो है आपको वेक्टर लगाना होगा, ये आपका वेक्टर में होता है। और इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है V/D, है ना, ये इन दोनों के लिए जो यूनिट्स है मात्रक न्यूटन पर कूलम और क्या होता है आपका वोल्ट पर मीटर, दोनों ही मात्रक यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए होते हैं। और दोनों ही रिलेशन F/Q और V/D दोनों ही इंपॉर्टेंट है। और क्या कहना चाहिए, ये F/Q और V/D काफी सारी जगह में आगे कॉन्सेप्ट में यूज होते हैं।
है कि नहीं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो हम लोग पढ़ते हैं वो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए जो है कुछ एप्लीकेशंस हम पढ़ते हैं। और बेसिकली नेक्स्ट जो पार्ट है वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले बच्चों के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। तो बेसिकली ये पार्ट बोर्ड एग्जाम वाले बच्चों के लिए नहीं होता है, बट फिर भी यहाँ पर फॉर्मूला आप नोट कर लेंगे क्योंकि हर बच्चों को कोई ना कोई कॉम्पिटिशन एग्जाम तो देना ही होता है, राइट। अच्छा, इससे पहले जो है यहाँ पर अगर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो फॉर्मूला है ये AQ/R पर ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्योंकि आपका जो R के साथ रिलेशन है वो क्या है, आपका R के वर्ग के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है यहाँ पर, ठीक है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो ये रिलेशन आपका जो E का है, तो ये E और R के बीच का रिलेशन का ये आपका क्या हो गया, ग्राफ हो गया। इसको एक बार फिर से सही से ड्रॉ कर देते हैं, यूं इस तरीके से, है ना। अब इसके बाद मान लो कि हमारे पास एक जो है लाइन है जिसमें चार्जेस हैं, तो उसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है यूं इस तरीके से, ठीक है। तो ये अल्फा और ये बीटा एंगल है मान लो आपका। तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इस P पॉइंट पर अगर हमें निकालना है तो दो तरीके से निकाल सकते हैं, एक तो x डायरेक्शन में और एक जो है किस डायरेक्शन में लिख सकते हैं। तो एक हम लिख सकते हैं y डायरेक्शन में, ठीक है, x डायरेक्शन में लिख सकते हैं और एक जो है y डायरेक्शन में लिख सकते हैं। Ex इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r, और ये है आपका साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। उसके बाद E ऑफ y इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r cos बीटा माइनस cos अल्फा, ठीक है, ये हो गया। तो ये इक्वेशन हम लोगों ने किसके लिए लिखा, y एक्सिस के लिए लिख लिया। ओके, चलो अब इसके बाद नेक्स्ट जो है, अगर मान लो कि ये जो हमारा लाइन चार्ज के लिए, जैसे हम लोगों ने लाइन ऑफ चार्ज का इक्वेशन लिखा, और अगर मान लो कि इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज के लिए इक्वेशन हम लिखे, इनफाइनाइट लाइन ऑफ चार्ज, मतलब कि ये जो लाइन हमारे पास थी इसमें अगर इस लाइन को हम इनफाइनाइट कर दे तो डेफिनेटली अल्फा और बीटा की जो वैल्यू है अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री के इक्वल होगी। तो उसके लिए यहाँ पर जो इक्वेशन हो जाएगा ये आपका हो जाएगा EP इज इक्वल टू, नॉर्मली ये सब आप लोग जो है गॉस लॉ के जो है अनुप्रयोग एप्लीकेशंस में पढ़ते हैं, पर सारे के सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशंस है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो पार्ट हम यहाँ पर कवर कर रहे हैं, यहाँ पर मैं आप लोगों को सारे फॉर्मूलाज नोट डाउन करवा रही हूँ। तो खासकर जो बोर्ड वाले बच्चे हैं वो थोड़ा सा ध्यान दें कि एप्लीकेशन पार्ट क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का ही फॉर्मूला कैलकुलेट करता है, सारे इलेक्ट्रिक फील्ड के फॉर्मूलाज मैं जो एक साथ दिखा रही हूँ क्योंकि कॉम्पिटिशन एग्जाम वाले बच्चों के लिए जो है ये सारा फॉर्मूलाज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जो JEE लेवल और नीट लेवल की तैयारी कर रहे होते हैं। और इसके बाद जो है ये रिलेशन जो आप लोगों को मिला, यहाँ पर अगर मान लो कि हम ग्राफ देखें, ये इस तरीके से, ठीक है, ये आपका हो गया क्या, ग्राफ, जिसको हम जो है यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ये जो है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम 2/4 मतलब कि लाइक 2/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के फॉर्म में भी यहाँ पर लिख सकते हैं। तो ये 2k लैम्डा अपॉन r, इस तरीके से भी ये फॉर्मूला जो है वो लिखा जा सकता है। k का मतलब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि नीचे में हमारे पास 2 पाई एप्सिलॉन नॉट था, तो हम लोगों ने क्या कर दिया, ऊपर में 2 मतलब ऊपर नीचे 2 into 2 कर दिया। अब इसके बाद जो है सेमी इनफाइनाइट लाइन के लिए हम देखेंगे, मतलब कि एक पार्ट जो है इनफाइनाइट है और एक पार्ट जो है फाइनाइट है, सेमी इनफाइनाइट लाइन, लाइक ये वाली जो लाइन थी वो आपकी इनफाइनाइट तक जा रही थी। अभी हमको यहाँ पे P पॉइंट पर निकालना था और यहाँ पर जो है एक पार्ट जो है बस वही इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो ये P पॉइंट पर हम लोगों को क्या लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिखना है। इसके लिए जो इक्वेशन हो जाएगा E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और R, और ये हो गया आपका क्या, R कैप, और ये हो गया आपका K लैम्डा अपॉन R, ठीक है। ये किसके लिए हो गया, P पॉइंट पर अगर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन निकालना है उसके लिए फॉर्मूला हो गया। और इसके बाद जो है अगर मान लो कि हमारे पास कोई इनफाइनाइटली चार्ज रिंग है तो उसके एक्सिस पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये भी हम लोगों को लिखना होगा यहाँ पर। तो हम लिखेंगे यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग, और यहां पर एक रिंग मैंने ले लिया, और ये हो गया आपका एक्स एक्सिस के पॉइंट, एक्स एक्सिस में किसी पॉइंट पर P पॉइंट आपका हो गया, ये रेडियस आपका R हो गया, और ये आपका जो है ये ले लिया हम लोगों ने। और यहां पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्वेशन लिखेंगे, तो ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, EP इज इक्वल टू K कैपिटल Q X अपॉन R स्क्वायर प्लस X स्क्वायर और की पावर 3/2, ठीक है, ये हो गया। हाँ,
अब इसके बाद बेसिकली इसके लिए जो है ग्राफ भी होता है, तो वो ग्राफ भी मैं आप लोगों को प्लॉट करके बता देती हूँ। तो इसके लिए ग्राफ कैसे होता है, तो ये मान लो आपका ये आर है, आर और ई के बीच का ये रिलेशन होता है बेसिकली, ये आपका हो गया प्लस आर बाई 2 और ये आपका हो गया माइनस आर बाई 2। क्यों, इस तरीके से आपका क्या होता है, आर और ई के बीच का जो ग्राफ है वो आप लोगों का होता है। आर बाई स्क्वायर रूट 2 यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू है, आर बाई स्क्वायर रूट 2 के केस में आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है वो आपको क्या मिलती है, मैक्सिमम मिलती है। तो ये आपका जो है, मान लो कि आपके पास कोई वृत्ताकार पाश है जो कि पूरा चार्ज है, और यानी कि यूनिफॉर्मली चार्ज रिंग के लिए ये आपका इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद सेगमेंट ऑफ रिंग, ठीक है, तो एटलीस्ट सभी बच्चे जो है फॉर्मूला जरूर लिख लेंगे, जो बोर्ड के बच्चे हैं वो भी ये फॉर्मूलाज एटलीस्ट लिख लेंगे, क्योंकि आप लोग सारे बच्चे कोई ना कोई कंपटीशन एग्जाम तो डेफिनेटली दे ही रहे हैं। तो इसलिए जो है यहाँ पर सभी को पॉइंट मतलब रखते हुए, सभी के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर मैं ये सेशन लेकर आई हूँ, और इसमें सेगमेंट ऑफ रिंग की हम बात कर रहे हैं, सेगमेंट ऑफ रिंग। तो ये आपका क्या हो जाएगा, ये मान लो ये सेगमेंट ऑफ रिंग, यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो अल्फा और ये इसका आर। तो यहाँ पर ईपी का जो फॉर्मूला है, ईपी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आप लोगों का 2k लैम्डा बाई आर, और ये हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, तो ये फॉर्मूलाज डेफिनेटली आप लोग याद रखिए। इसके बाद हम बात करते हैं इसके लिए, तो इसके बाद चार्ज डिस्क के लिए बात करते हैं। मान लो कि कोई डिस्क है हमारे पास जो कि कैसा हो, चार्ज हो। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बनाकर दिखा देती हूँ कि ये मान लो कि आपके पास जो है एक डिस्क रखा हुआ है जो कि कंप्लीटली क्या है, चार्ज से यहाँ पर भरा हुआ है। इसको हम कह रहे हैं चार्ज डिस्क। ठीक है, इस चार्ज डिस्क के लिए जो है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि मान लो कि ये चार्ज डिस्क से ये आर हो गया आपका, ये एच डिस्टेंस पर पी बिंदु पर। देखो यहाँ पर इसके पहले चार्ज रिंग था, अब हमारे पास क्या है, चार्ज डिस्क है, और इसके लिए पी पॉइंट पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो होगी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट और 1 माइनस एक्स अपॉन स्क्वायर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। और ये जो पार्ट है आपका, ये आपका जो पार्ट है ये आपका कॉस थीटा का पार्ट है ना, ये इस तरीके से। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के बहुत सारा जो फॉर्मूलाज है वो हम लोगों ने यहाँ पर लिख लिया है। एंड इसके बाद हम बात कर रहे हैं इनफाइनाइट शीट के लिए। तो क्योंकि ये जो चार्ज डिस्क है बेसिकली आपका मतलब कि फाइनाइट शीट के जैसा है, अब हम इनफाइनाइट शीट की बात करें तो इसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लिख रहे हैं। ये सारे के सारे गॉस लॉ के एप्लीकेशंस है जिनके लिए हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हम देख रहे हैं। एंड यहाँ पर इनफाइनाइट शीट के लिए लिख लो फॉर्मूला, इनफाइनाइट शीट। ठीक है, ये हो गया। ये जो है EP इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इनफाइनाइट शीट के लिए जो है फॉर्मूला होता है। एन कैप जो है यहाँ पर यूनिट फैक्टर है। और अगर ग्राफ की बात करें तो E और R के बीच का जो ग्राफ है ये आपका यहाँ पर R पर डिपेंड नहीं कर रहा है इनफाइनाइट शीट के लिए, ये सिग्मा पर डिपेंड कर रहा है जो कि आपका पृष्ठीय आवेश घनत्व यानी कि सरफेस चार्ज डेंसिटी है आपका। और इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन की जब हम बात करें, ये तो नॉन कंडक्टिंग शीट के लिए था। जब हम यहाँ पर बात करें इनफाइनाइट चार्ज कंडक्टिंग प्लेन, राइट, तो ये प्लेन है आपका, इसमें आपका चार्ज यूं इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है। बट इस बार ये क्या है, कंडक्टिंग प्लेन। और ये कंडक्टिंग प्लेन जो है हम किसमें यूज करते हैं, तो डेफिनेटली कैपेसिटर्स में यूज करते हैं। आई बात समझ में। तो यहाँ पर जो EP की वैल्यू होती है ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और इसके लिए भी अब ग्राफ बात करें तो E और R के बीच का रिलेशन, क्योंकि ये R के ऊपर डिपेंड नहीं करता है तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है। तो ये होगा इक्वेशंस, राइट। एंड इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं किसकी, तो नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर जो है गॉस लॉ की। तो गॉस लॉ का भी इक्वेशन हम यहाँ पर लिख लेते हैं। बेसिकली ये सारे के सारे जो हम लोगों ने देखे थे ये सभी गॉस लॉ के एप्लीकेशंस थे। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हम यहाँ पर कैलकुलेट करते हैं तो ये लिख लेते हैं हम यहाँ पर गॉस लॉ। भाई बन जा, क्या हो रहा है भाई, बड़ा मुश्किल है यहाँ पर ये जो ड्रॉ करना है ना। तो ये हम लोगों ने लिख लिया गॉस लॉ। ठीक है, गॉस लॉ के लिए हमारे पास इक्वेशन फाई इज इक्वल्स टू E dA और Q बटे एप्सिलॉन नॉट। तो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन। और यहाँ पर जो फाई की वैल्यू है आपकी, तो फाई इज इक्वल्स टू क्या होता है आपका EA, मतलब कि दो वेक्टर्स का जो है ये डॉट प्रोडक्ट होता है। तो दो सदिशों का अदिश गुणनफल हम इसको बोलते हैं और इसको हम लिखते हैं EA cos थीटा। और यहाँ पर जो है इसका यूनिट होता है वेबर।
राइट। ये हो गया, सारी चीजें लिख ली हम लोगों ने। अब क्या बचा हमारा, नेक्स्ट क्या पढ़ेंगे हम, तो जो गॉस लॉ है उसके लिए हम लोगों ने इनफाइनाइट शीट के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख लिया, लाइन चार्ज के लिए भी इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेशन लिख लिया। अब हम यहाँ पर जो इक्वेशंस लिखेंगे वो हम कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग स्फेयर्स के लिए लिखेंगे, ठीक है। तो यहां पर जो है गॉस लॉ के जो एप्लीकेशन, सारे ही एप्लीकेशंस है, जिसमें से मान लो कि हम यहाँ पर इक्वेशन लिखते हैं सबसे पहले। ये इसको ठीक कर लेते हैं थोड़ा, इस तरीके से गॉस लॉ लिख लिया। अब हम लिखेंगे यहाँ पर गॉस लॉ के एप्लीकेशन में सबसे पहले हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए, ठीक है। हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर, हॉलो और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर। तो इस तरीके से चार चीजों के लिए देखना है, ठीक है। तो जो हॉलो और सॉलिड कंडक्टिंग स्फेयर है तो उन दोनों के लिए सेम ही होता है। यहाँ पर हॉलो और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फेयर के लिए हम देख रहे हैं, तो ये जैसे कि मान लो आपका हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फेयर है, तो जब हम इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो ये सारे के सारे चार्जेस जो है वो सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब इस तरीके से सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो बेसिकली जो इनका मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट है कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो बेसिकली होता क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपके यहाँ पर मान लो कि एक चार्ज है तो इसे इस तरीके से रेडियली बाहर की तरफ आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलती है कि नहीं। तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आउटवर्ड डायरेक्शन में निकलेगी। तो अगर हम इस हॉलो स्फीयर के अंदर बात करें तो हॉलो स्फीयर के अंदर में जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है वो आपकी क्या होती है, कंप्लीटली जीरो होती है। चाहे इस पॉइंट पर बोलूं चाहे इस पॉइंट पर, किसी भी पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है, राइट। तो हमें यहाँ पर तीन कंडीशंस देखने होते हैं। तो मान लो कि ये आपका रेडियस है, क्या है, ये आपका रेडियस जो है मान लो कि कैपिटल आर रेडियस है, और मान लो कि हम यहाँ पर स्मॉल आर डिस्टेंस पर देखिए, अगर मान लो कि अंदर में मैं ए पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पर सरफेस पर मैं बी पॉइंट ले लेती हूँ, बाहर में कहीं पर सी पॉइंट ले लेती हूँ, तो ए बी सी यहाँ पर तीन अलग अलग पॉइंट्स हैं। तो अगर पहले पॉइंट की बात करें इनसाइड मतलब कि ए पॉइंट पर, तो ए पॉइंट पर ई ए की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीटली जीरो हो जाएगी, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में प्रेजेंट नहीं है। इसके बाद हम जो इस कंडीशन में जो है आपका r इज लेस देन कैपिटल R डिस्टेंस के लिए है। अब सेकंड जो है हम मान लो कि कहां पर देखेंगे, सरफेस पर। तो सरफेस पर देखते हैं तो ये EB की वैल्यू हम लोगों को यहाँ पर देखनी होती है, और EB की वैल्यू मतलब सरफेस पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है सबसे मैक्सिमम होती है। इसका जो वैल्यू होता है वो होता है KQ अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया आपका कहां पर, सरफेस पर। सरफेस पर मतलब कि आपका क्या हो गया, स्मॉल r जो है इक्वल, मतलब जो डिस्टेंस हम ले रहे हैं तो वो आपके रेडियस के इक्वल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट थर्ड जो होता है, थर्ड वो कहां पर होगा आपका, आउटसाइड, ठीक है। आउटसाइड पॉइंट जो है वो क्या है, सी पॉइंट आउटसाइड में है, EC इज इक्वल टू भी आपका क्या होगा, K कैपिटल Q स्मॉल r स्क्वायर, क्योंकि r जो डिस्टेंस है वो आपका रेडियस से बड़ा है, और ये r डिस्टेंस की वैल्यू आपकी अपॉन में यहाँ पर आई की स्मॉल r का स्क्वायर, इसलिए हम लोगों ने लिखा है। तो ये तो तीनों ही कंडीशंस में आप लोगों के लिए जो है क्या हो गए, हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर के लिए फॉर्मूलाज हो गए, ठीक है। अब इसके बाद हम सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की अगर बात करते हैं, ठीक है, क्या बात करें हम यहाँ पर, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर। और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर कैसा होता है, तो ये सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर जो है बेसिकली यहाँ पर जो चार्जेस है वो इस तरीके से इक्वली सब तरफ जो है आपके स्फीयर में ही क्या हो जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। और जब इक्वली इस तरीके से स्फीयर में ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं तो यहाँ पर आपका अगर हम तीन पॉइंट्स अगर कंसिडर करें, ये बीच में अगर हम ए पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं सरफेस पर बी, और बाहर कहीं हम क्या कर रहे हैं, सी पॉइंट कंसिडर कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग होती है। लाइक अगर हम यहाँ पर इनसाइड बात करें तो यहाँ पर मैं इनसाइड सरफेस और आउटसाइड नहीं लिख रही हूँ, ABC लिख रही हूँ डायरेक्टली, क्योंकि सेल्फ अंडरस्टूड है कि अंदर का जो पॉइंट है A लिया है, सरफेस में पॉइंट B लिया है, सरफेस के बाहर पॉइंट हम लोगों ने C लिया है, तो ABC। तो EA की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी, तो यहाँ पर EA की जो वैल्यू होती है वो K कैपिटल Q और R अपॉन जो है कैपिटल R स्क्वायर, सॉरी कैपिटल R की पावर 3 जो है यहाँ पर वैल्यू होती है, ये हो गया। और ये होता है रो R अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों का हो गया अंदर, मतलब सारे डिस्क पर, क्योंकि चार्जेस डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो है इनसाइड में ये होगी आपकी, है कि नहीं। अब इसके बाद जो है जो नेक्स्ट बी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो जो बी पॉइंट पर होता है इक्वेशन, बी पॉइंट पर B इज इक्वल टू ये आपका होता है K कैपिटल Q अपॉन कैपिटल R स्क्वायर, जो पहले भी होता था बिल्कुल वही सेम होता है। और सी पॉइंट पर भी आपका सेम ही होगा जैसे कि पहले होता था, K कैपिटल Q अपॉन स्मॉल r स्क्वायर, राइट। अब यहाँ पर इन दोनों के लिए हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, तो ग्राफ जो है E और R के बीच हम ड्रॉ करते हैं। तो बेसिकली जब हम यहाँ पर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ड्रॉ करते हैं तो ये R हो गया E, और यहाँ पर सॉलिड के लिए ड्रॉ करेंगे तो ध्यान देना भाई, यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान देना कि जब
हम यहाँ पर हॉलो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर की बात कर रहे थे, तो जो हमारा रेडियस r था वहां तक के हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू थी ही नहीं, राइट। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू थी ही नहीं, मतलब कि यहाँ पर से आपका जो ये ग्राफ है ये शुरू होगा, इसके आगे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो आपका क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर। तो यहाँ पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है r स्क्वायर के, और जहां से ये शुरू हो रहा है इस पॉइंट पर मैक्सिमम होता है, जो कि क्या होता है, रेडियस r के बराबर होता है। तो बेसिकली ये डॉटेड लाइंस है कि आपका यहाँ से शुरू हो रहा है बोल के, तो ये इस तरीके से ग्राफ बनता है। लेकिन जब इसी को हम सॉलिड स्फीयर के लिए बना रहे हैं नॉन कंडक्टिंग, याद रखना नॉन कंडक्टिंग में ही सब तरफ डिस्ट्रीब्यूट होता है, अगर कंडक्टिंग है तो वो सरफेस में ही रहता है, चाहे सॉलिड ही क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पर जो है आपका जो ई की जो वैल्यू है ये बिल्कुल r डिस्टेंस तक एक फिक्स्ड वैल्यू रहती है, सॉरी फिक्स्ड वैल्यू तो नहीं, ये ग्राफ ध्यान देना कि ये जो है आपके सेंटर पर जो है 0 रहता है, सेंटर से धीरे धीरे ये वैल्यू जो है बढ़ती है, और जब हम r पर पहुंचते हैं तो मैक्सिमम हो जाती है, फिर यहाँ पर जो है ये फिर से ई इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, r स्क्वायर के। तो इस तरीके से होती है। अच्छा ध्यान दीजिएगा, सेंटर पर जो है वो 0 ही है, सेंटर पर आपके पहले वाले केस में भी 0 है और इस केस में भी 0 है ना, बट यहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज होती है क्योंकि यहाँ पर आपका सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है तो चार्जेस होते हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया किसके लिए, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए। अब हम सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर की बात करेंगे, दोनों की बात एक साथ इसलिए कर रहे हैं क्योंकि दोनों के लिए सेम होता है। तो यहां पर जो है हम लिख लेते हैं सॉलिड एंड हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर, ठीक है। सॉलिड और हॉलो कंडक्टिंग स्फीयर ये कैसे होगा आपका, ये आपका जो है सरफेस पर ही डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, क्योंकि बेसिकली जो सॉलिड या सॉलिड जो हमारा कंडक्टिंग स्फीयर है, तो जब हम इसमें जो है क्या करते हैं, चार्जेस को जो है देते हैं, तो बेसिकली यहाँ पर जो है चार्जेस रुकते नहीं है, फ्लो हो जाते हैं और सारे के सारे सरफेस से होते हुए ही फ्लो होते हैं। इस तरीके से यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल ऐसा ही होता है। और यहाँ पर भी अगर हम 3 पॉइंट ले, ए पॉइंट ले, यहाँ पर सरफेस पर बी पॉइंट ले, और बाहर कहीं पर अगर हम सी पॉइंट ले, तो तीनों के लिए अगर हम यहाँ पर इक्वेशन लिखेंगे तो यहाँ पर ए पॉइंट पर इनसाइड द कंडक्टिंग स्फीयर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। बी पॉइंट पर अगर हम बात करें तो ये के कैपिटल क्यू और इस कैपिटल आर का स्क्वायर, मतलब कि जो रेडियस आर है उसके इक्वल होगा। और सी पॉइंट पर जब अगर हम बात करें तो सी पॉइंट पर क्या हो जाएगा, ये के कैपिटल क्यू और ये क्या हो जाएगा, स्मॉल आर स्क्वायर, ये इस तरीके से। और इसके लिए जो ग्राफ बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ये आपका हो गया ई, ये आपका हो गया क्या, आर, और यहाँ पर जो है ये इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका जो है चारों ही तरीके के स्फीयर्स के लिए मैंने आप लोगों को बता दिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और खास कर जो इसका ग्राफ है, ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। ई और आर के बीच का जो रिलेशन है वो ज्यादातर एग्जाम्स में, क्वेश्चंस में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा ही जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों को समराइज कर दिया है, तीसरे से कोई चौथा टाइप का ग्राफ नहीं बनता है, इसलिए प्लीज आप लोग अच्छे से ध्यान में रखना, इसको बहुत अच्छे से रट लेना, मैं पूरा बोल रही हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद जो है हम यहाँ पर थोड़ा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की बात करेंगे, और हाँ इलेक्ट्रिक डाइपोल भी हम लोगों को बचा है, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों के लिए ही साथ में देखेंगे, तो इसलिए सबसे लास्ट में करेंगे। तो पहले हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से आपको इंट्रोड्यूस करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है कि जब हम चार्ज को क्या करें, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जब लेके जा रहे हैं तो कुछ ना कुछ वर्क डन करना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी वर्क डन करना पड़ता है पॉइंट चार्ज को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर लेकर के जाने के लिए, तो जितनी चार्ज की वैल्यू है और जितना वर्क डन करना पड़ रहा है, तो वर्क डन बाय चार्ज का जो रेशियो है वही आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कहलाता है कि नहीं। और जो वर्क डन करना पड़ रहा है मतलब कि आपका वहां पर जो है क्या है, पोटेंशियल एनर्जी एक्सिस्ट कर रही है, तो बेसिकली एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जब लेके जा रहा है तो जो वर्क डन है वो डेफिनेटली दोनों पॉइंट के बीच के जो पोटेंशियल एनर्जी है उसके वही डिफरेंस ही है। तो इसके लिए इन सब के लिए हम यहाँ पर इक्वेशंस लिखते चले जाएंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो गया। पोटेंशियल बेसिकली, अच्छा मान लो कि कोई एक चार्ज पहले से है और इस चार्ज के बीच में मैं यहाँ पर क्या ला रही हूँ, Q1 और Q2 और लेकर के आ रही हूँ, ठीक है। मतलब कि Q1 चार्ज के पास मैं Q2 को लेकर के आ रही हूँ, तो फिर यहाँ पर जो है इनके बीच का जो पोटेंशियल होगा, मान लो कि ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है कि नहीं, तो ये आपका क्या हो गया, जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। बेसिकली ये एक बार पोटेंशियल डिफरेंस VA माइनस VB बराबर V इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी कि विद्युत विभव के बराबर ही होगा, दोनों के बीच के विभव का अंतर विभवांतर ही होगा, जो कि हम कैसे लिखेंगे, तो ये हम लिखेंगे WA। मान लो कि हम क्या कर रहे हैं, इनफाइनाइट से बी पॉइंट तक लेकर के आ रहे हैं, तो इसके लिए वर्क डन जो करना पड़ेगा ये हम लिख रहे हैं W बाई Q, हम यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, W बाई Q, क्योंकि W जो है वो हमारा एनर्जी के फॉर्म में भी हम लिख सकते हैं, तो इसलिए हम इसको क्या लिखेंगे, U बाई Q, इस तरीके से लिख लेंगे, राइट। तो यहाँ पर मान लो कि हम U का इक्वेशन अगर लिखना चाहे तो U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, U इज इक्वल टू यानी कि W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, U या फिर W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, QV, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के लिए भी फिर हम इस तरीके से यहाँ पर इक्वेशन लिख सकते हैं कि U इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका K Q1 Q2 अपॉन क्या हो जाएगा R, ये हो जाएगा यहाँ पर K Q1 Q2 अपॉन R,
ठीक है, आर स्क्वायर होगा या फिर आर होगा, एक बार जल्दी से कंफर्म करो, फटाफट से एक बार कंफर्म कर लेते हैं इसको हम लोग। तो ये R होगा, ठीक है, U इज इक्वल टू क्यू के Q1 Q2 अपॉन R। ठीक, चलो अब इसके बाद जो है लाइक जैसे कि हम लोगों को जो ये पोटेंशियल का इक्वेशन मिला था 2 पॉइंट चार्ज के लिए, 1 पॉइंट चार्ज के लिए भी हम देखते हैं, उसी तरीके से 1 पॉइंट चार्ज के लिए जो है हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का भी फॉर्मूला देखते हैं। तो यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का भी फॉर्मूला देखते हैं। तो पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी दोनों के ही फॉर्मूलाज मैं आप लोगों को यहाँ पर एक साथ लिखवा रही हूँ, ठीक है। तो जैसे कि ये Q1 Q2 अपॉन R हम लोगों ने 2 चार्जेस के लिए लिख लिया। अच्छा, इसके अलावा एक और फॉर्मूला लिख लेते हैं। मान लो कि यहाँ पर पोटेंशियल का फॉर्मूला लिखे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये आपका क्या हो जाएगा Q अपॉन R, ये किसी 1 पॉइंट चार्ज के लिए। और किसी 1 पॉइंट चार्ज के लिए अगर हम पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये होता है माइनस PE। ये बेसिकली आपका जो है माइनस QE, सॉरी माइनस नहीं, U इज इक्वल टू QV भी होगा आपका। लेकिन इसके अलावा एक और फॉर्मूला होता है जब कि मान लो कि यहाँ पर जो है हमें पोटेंशियल एनर्जी मिलती है, ठीक है, लाइक अगर मान लो कि ये डाइपोल की तरह बिहेव कर रहा है उस कंडीशन में, ठीक, तो कोई बात नहीं, यहाँ पर जो है इतना ही फॉर्मूला लिखते हैं। जो नेक्स्ट U का फॉर्मूला है वो हम लिख लेंगे जब हम यहाँ पर जो है क्या करेंगे, इसके बारे में बात करेंगे, जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे, है कि नहीं। चलो तो इसको हम कर लेते हैं ओके। तो इसके बाद जो है हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में बात करेंगे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल इसके अलावा जो है आपका समविभव पृष्ठ, मतलब कि इक्विपोटेंशियल सरफेस भी आप लोगों का होता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस ही मैं आप लोगों को सबसे पहले बता देती हूँ। जब हम यहाँ पर पोटेंशियल मतलब कि जहां पर सारे पृष्ठ पर जो है सरफेस पर विभव अगर समान रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इक्विपोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो मान लो यू इस तरीके से मान लो कि कोई सरफेस है, तो यहाँ पर पृष्ठ पर पूरे सरफेस पर विभव जो है वो क्या होता है, समान होता है। और जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन होती है वो सरफेस के जो है परपेंडिकुलर होती है, यानी कि लंबवत होती है। और मान लो कि यहाँ पर हम सरफेस की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो एक ही सरफेस पर, क्योंकि हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता है, तो एक से दूसरे पॉइंट पर अगर हम किसी चार्ज को लेकर के जाते हैं तो उसके लिए वर्क नहीं करना पड़ता, क्योंकि इनमें पोटेंशियल डिफरेंस होगा ही नहीं। अगर मान लो कि एक सरफेस से दूसरे सरफेस पर लेकर के जाते हैं तो वहां पर डेफिनेटली पोटेंशियल डिफरेंस होगा। और उस कंडीशन में जो है हम लोगों को यहाँ पर एक फॉर्मूला मिलता है, E इक्वल टू माइनस dV/dt। ये हम लोगों को जो है किस चीज का फॉर्मूला मिलता है, तो इसको जो है हम क्या बोलते हैं, तो इसको माइनस dV/dt को हम माइनस dV/dx को हम बोलते हैं विभव प्रवणता। क्या बोलते हैं हम, विभव प्रवणता, जिसको हम बोलते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या बोलते हैं, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो है अपोजिट डायरेक्शन में होता है। और जब हम पोटेंशियल की बात करें तो वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, बट पोटेंशियल ग्रेडियंट जो है वो आपका वेक्टर क्वांटिटी होता है, ठीक है। चलो अब लास्ट आप लोगों का यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल बचा है, जो आपका इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल दोनों से ही रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर हम बना लेते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जब हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक डाइपोल की बात करते हैं तो बेसिकली ये इक्वल चार्ज के जो है मतलब इक्वल मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस जो है एक दूसरे से मिनिमम डिस्टेंस पर रखे होते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इनके बीच में जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट होता है जो कि माइनस से प्लस की तरफ होता है, जिसको हम डिनोट करते हैं ये P से। और इसकी जो वैल्यू होती है वो किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड किंतु दोनों के बीच की जो परपेंडिकुलर दूरी है, लंबवत दूरी, मतलब कि दोनों के बीच का परपेंडिकुलर लेंथ 2a जो है ये इलेक्ट्रिक डाइपोल का इक्वेशन होता है। और मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा हुआ है, तो जब इसको किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में हम क्या करते हैं, रख देते हैं। तो इस तरीके से मान लो कि हम लोगों ने एक इलेक्ट्रिक यूनिफॉर्म फील्ड लिया और इस यूनिफॉर्म फील्ड में हम लोगों ने किस तरीके से जो है डाइपोल को रख दिया। और इस डाइपोल को रख देंगे तो बेसिकली क्या करेगा कि इसके जो पोल्स है ये ट्राई करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइन होने के लिए, जिसकी वजह से यहाँ पर पेयर ऑफ फोर्सेस लग रहा है, जिसको प्रत्यानयन बल कहा जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर बल आघूर्ण कार्य करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाउ बोलते हैं। और इस टाउ के लिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका P क्रॉस E आपका होता है, जिसको हम क्या लिखते हैं, PE sin थीटा लिखते हैं। तो यहाँ पर टॉर्क यानी कि बल आघूर्ण का फॉर्मूला तो हम लोगों ने देख लिया। और मान लो कि ये जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारा, इसके लिए हम लोगों को किसी एक्सिस पॉइंट पर या फिर हम इसके जो है परपेंडिकुलर पॉइंट पर, मतलब कि मतलब क्या बोलते हैं उसको,
आपका इक्विलेटरल डिस्टेंस पर जो है अगर हम यहाँ पर क्या फाइंड आउट करें, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड आउट करें, तो उसके लिए एक्सियल पॉइंट पर जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, EA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2p अपॉन r क्यूब जो है फॉर्मूला होता है ना। और इक्विलेटरल पॉइंट पर EE, ठीक, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आपका माइनस p अपॉन r क्यूब। तो आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन है, जब डाइपोल की बात कर रहे हैं तो r के साथ जो है क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो r के क्यूब के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन जो है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ रहता है। और जो यहाँ पर नेगेटिव साइन है, नेगेटिव साइन तब आएगा आप लोगों का जब मान लो कि आपका इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। तो ये बेसिकली साइन जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि जब नेगेटिव है मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड का अपोजिट डायरेक्शन में है, और जब पॉजिटिव है तब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में है। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन फिक्स रहेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ ही रहेगा। लेकिन एक्सियल कंडीशन में और इक्विलैटरल कंडीशन में जो है इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डिपेंड करती है कि आप लोगों ने जो डाइपोल लिया है पॉजिटिव नेगेटिव वो किस डायरेक्शन में किस तरीके से रखा है। तो इस तरीके से एक जो है वो जनरल डायरेक्शन के लिए आपका फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, तो जनरल के केस में मान लो कि ना तो एक्सिस पर है ना तो आपके परपेंडिकुलर है, तो जनरल के केस में फॉर्मूला आपका होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट p अपॉन r क्यूब स्क्वायर रूट 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये इक्वेशन आप लोगों का होता है। अब सेम जो है इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए हम लोगों ने जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला देखा है, बिल्कुल इसी तरीके से हम जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए हम फॉर्मूलाज देखते हैं। तो ये हम लिख लेते हैं VA इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होता है आपका P अपॉन R स्क्वायर। तो ध्यान रखना कि विभव के साथ पोटेंशियल के साथ जो R का रिलेशन है वो R के स्क्वायर में है। कब, जब हम यहाँ पर डाइपोल की बात कर रहे हैं, लेकिन हम जब पॉइंट चार्ज की बात कर रहे थे तो वहां पर हमारे पास जो रिलेशन था वो डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, R का स्क्वायर नहीं था, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पर जो है इक्विलैटरल पॉइंट पर अगर हम देखें तो आपका जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू जो है वो 0 होती है। अगर क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वैल्यू 0 होती है, तो मान लो कि आपको क्वेश्चन पूछ लेता है कि आपके इलेक्ट्रिक डाइपोल के मिड पॉइंट पर पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है, तो वहां पर भी आपकी वैल्यू जो है वो 0 ही होती है, ठीक है। जनरल पॉइंट पर हम लिख लेते हैं इक्वेशन, तो जनरल पॉइंट पर इक्वेशन क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा आपका p cos थीटा अपॉन r स्क्वायर। ये इक्वेशन आपका होता है, ठीक है। बाकी टाउ का इक्वेशन हम लोगों ने लिख लिया था। टाउ की इक्वेशन के बाद यहाँ पर आती है बात इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की। तो डाइपोल के लिए जब हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं तो टाउ के हेल्प से ही इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी जो है यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। और इसके लिए इक्वेशन क्या होता है, तो W इज इक्वल टू हम कैलकुलेट करते हैं PE cos थीटा 1 माइनस sin थीटा 1, सॉरी cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2। इस तरीके से हम ये इक्वेशन कैलकुलेट करते हैं। और इसी को जब हम आगे इसके केसेस सॉल्व करते हैं तो हमें PW, ये एक्चुअली पोटेंशियल एनर्जी और वर्क डन एक ही है, तो U इज इक्वल टू हम लिखते हैं माइनस PE cos थीटा, जिसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो ये माइनस डॉट p, तो मतलब दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है यहाँ पर। और इसके लिए हम मैक्सिमम मिनिमम मतलब 0 डिग्री 180 डिग्री और 90 डिग्री के लिए केसेस आप जो है वो लिख सकते हैं। तो ये सारा फॉर्मूलाज मैंने आप लोगों को इलेक्ट्रोस्टैटिक का लिखा दिया, सब कुछ कवर हो गया है, यहाँ पर कुछ भी मिस नहीं हुआ है इलेक्ट्रोस्टैटिक पार्ट का। कैपेसिटेंस अलग चैप्टर हम लोग करेंगे, तो एक बार आई बटन में आप चेक कर लेना, आपको माइंड मैप की जो प्लेलिस्ट है वो पूरी मिल जाएगी। इस वीडियो को मैं एक बार आप लोगों को पूरा जूम आउट करके जरूर दिखा देती हूँ। तो पहले हम लोगों ने इलेक्ट्रोस्टैटिक में इलेक्ट्रिक चार्ज, विद्युत आवेश के बारे में, फिर कूलॉम के नियम के बारे में, इलेक्ट्रिक फील्ड से हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड जितने भी फॉर्मूला है, लाइन चार्ज के लिए, सरफेस चार्ज के लिए, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, और गॉस लॉ, सॉलिड और हॉलो के लिए, नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए ग्राफ हम लोगों ने देखा। फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्वी पोटेंशियल, सरफेस के बारे में हम लोगों ने देखा, इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखा। तो इस तरीके से जितने भी कॉन्सेप्ट थे सारे के सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों ने यहाँ पर कवर कर लिए हैं इस चैप्टर के साथ साथ। अब बाकी सारे चैप्टर्स के माइंड मैप के वीडियो जरूर देखिए और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक के इस वीडियो को जरूर शेयर करें। और इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट माइंड मैप के साथ मैं आपको फिर मिलूंगी और तब तक के लिए बाय बच्चों।